सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग पे चलने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डीपी से स्टार्ट करना है तो आपको रिकर्शन की कुछ प्रॉब्लम्स करने ज़रूरी है या रिकर्जन्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है? तो रिकर्जन बेसिकली एक आपने जो 10th 11th 12th क्लास में जो क्वेश्चंस करते थे, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फंक्शन एफ ऑफ एक्स मतलब x ब्रैकेट में x टू द पावर x या फिर फैक्टोरियल से समझे हम तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 1। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम अंडर डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम जब एक से ज़्यादा रिकर्शन पॉसिबल हो जाते हैं उस टाइप के सिचुएशंस को हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, और उस मेमोराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हम डीपी यूज़ करते हैं। डीपी जनरली बहुत ज़्यादा काम आती है, जनरली सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के एल्गोरिदम्स के अंडरस्टैंड करने में, और हाई लेवल एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग वगैरह में भी डीपी का यूज़ बहुत होता है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, बट क्वेश्चंस पे आने के लिए मैं रिकर्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था, जो कि एक फैक्टोरियल का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल अगर हम बात करें तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। So here basically what is happening, the 5 factorial is calling the function which is 5 minus 4 factorial, 5 minus 1 factorial, that is अगर हम n फैक्टोरियल ले रहे हैं तो n फैक्टोरियल कॉल कर रहा है n minus 1 फैक्टोरियल को, n minus 1 फैक्टोरियल कॉल कर रहा है n minus 2 फैक्टोरियल को। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये एक तो टैबुलेशन मेथड से और दूसरी मेथड है मेमोराइजेशन मेथड से। तो हम दोनों मेथड देखते हैं, बट जनरली मैं फर्स्ट जो सिंपलेस्ट वे है किसी भी डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो बताना चाहता हूँ। सो लेट्स कम ऑन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कॉइन चेंज की बात करते हैं, तो गिवन अ वैल्यू n, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक चेंज फॉर n सेंट्स इफ यू हैव इनफाइनाइट सप्लाई फॉर ईच ऑफ s इज इक्वल टू s1 s2 sm वैल्यूड कॉइन्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको n वैल्यू देके रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक चेंज फॉर n सेंट्स। n सेंट्स की जगह हम n रुपीज़ ले लेते हैं कि भैया हमको जैसे वो क्वेश्चंस बचपन में हम ट्रिकी क्वेश्चंस करते थे कि अगर आपको 100 रुपये के नोट बनाने हैं या 100 रुपये बनाने हैं और आपको 10 के 10 कॉइन है या फिर 20 का एक कॉइन है, 5 का एक कॉइन है, 5 का एक नोट है, 10 का एक नोट है, 20 का एक नोट है, तो हम कितने नोटों को जोड़ के 100 रुपये का एक नोट बना सकते हैं। तो सेम सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अभी s इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ईच s इज इक्वल टू s1 s2 sm वैल्यूड कॉइन्स। सो यहाँ पे क्या दिख रखा है कि आपको n नंबर ऑफ वैल्यूज दिख रही है, यानी n नंबर ऑफ आपको कॉइन्स देखे रखे हैं, मान सकते हैं या रुपीज़ में देख सकते हैं। अब आपको n कॉइन्स n सेंट्स बनाने हैं और आपके सप्लाई है s1 s2 s3 वैल्यूड कॉइन। इसका एक एग्जांपल इनपुट समझते हैं। तो n हमारे पास 4 कॉइन है, n इज इक्वल टू 4, तो 4 कॉइन समझ सकते हैं। m इज इक्वल टू 3, हमें m क्या है, तो m यहाँ पर अगर बात करें तो m हमारे पास जो पर्टिकुलर सप्लाई है वो है, s है एरे जिसके अंदर हमारे पास इनपुट दिया हुआ है 1 2 3। अब हमारा आउटपुट आ रहा है 4। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि 4 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। कैसे कैसे, m इज इक्वल टू 3 यानी 3 बनाने के लिए, तो कैसे, n इज इक्वल टू 4, हमारे पास n है 4 यानी हमको टोटल वैल्यू बनानी है 4। ठीक, जैसे n अगर 100 होता और हमारे पास 10 रुपये के एक नोट होता तो 10 रुपये के 10 नोट जोड़ने पे 100 रुपये बनते। सिमिलरली n अगर 4 देके रखा है तो हमें ये बताना है कि इन एरे वाली वैल्यूज़ में से हम किस नंबर को कितनी बार काउंट करें कि वो n जो 4 है वो हमारे पास आ जाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 हमको 4 बार लेना पड़ेगा एक एरे में ताकि वो n इज इक्वल टू 4 काउंट हो। अगर हम 1 1 2 लेते हैं, मतलब 1 को 2 बार लेते हैं और 2 को 1 बार लेते हैं, तब भी 4 बन रहा है। तीसरा पॉसिबल वे क्या होगा, 2 को 2 बार लेते हैं, 2 + 2 is 4, नाउ अगेन 1 + 3 is also 4, तो 1 और 3, 1 and 3। तो ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबल वेज बन रहे हैं 4 को बनाने के लिए। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं हम, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अगर हम देखें तो n अगर 10 है यानी अगर हमको 10 बनाना है, m 4 है। अब बेसिकली व्हाट इज m, तो m इज नथिंग बट जो एरे का साइज है वो m है। m अगर 4 है तो एरे में 4 एलिमेंट्स हैं 2 5 3 6, और इन चारों को मिला के ऐड करके हमको एरे में, मतलब चारों को मिला के एक सब एरे क्रिएट करना है, और वो सब एरे का सम जो है वो n के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर 2 5 3 6 ले रहे हैं तो आउटपुट हमारा है 5 मतलब हमारे 5 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं जिनको सम या ऐड करके हम n इज इक्वल टू 10 बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस देख सकते हैं। तो 10 बनाने के अगर ऑब्वियसली हमको कोई बोले कि 2 रुपये के 5 सिक्के हैं और 10 रुपये बनाने हैं, तो 2 के 5 सिक्के हम 10 रुपये बना सकते हैं। सिमिलरली अगर 5 है तो 5 के 2 कॉइन्स भी 10 बना सकते हैं, 10 रुपये बना सकते हैं। 3 है और 3 का यूज़ करके अगर 3 3 6, अब रिमेनिंग कितना बचेगा 4, तो 3 3 6 2 2 4 एंड 6 + 4 is 10।
तो यहाँ पे 2 2 3 3 इज द सेकेंड केस। 2 2 6 अगेन, यहाँ 3 3 2 बार लेना पड़ रहा था, वहाँ सिंगली हमने एक 6 ले लिया, और 6 + 4 इज 10, तो 2 बार ले लिया, 6 एक बार लिया, और यहाँ पे थर्ड केस बन गया हमारा। फोर्थ केस है 2 3 5। अब 2 3 5 कैसे, 5 + 3 होता है 8, 8 + 2 है 10, तो 2 को एक बार लिया, 3 को एक बार लिया, एंड 5 को एक बार लिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 रुपये बनाने के लिए हमने 2 का सिक्का लिया, 3 का सिक्का लिया और एक 5 का सिक्का लिया। 3 का सिक्का ऐसा होता नहीं, बट एक्ट टेकन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब ये चीज़ डायरेक्टली सोचना इज़ नॉट कंफर्टेबल, सो इसलिए हमने डीपी का यूज़ करा। अब यहाँ पे अगर हम इतना सोच पा रहे हैं कि यहाँ पर रिकर्जन बन रहा है, अब रिकर्जन कैसे बन रहा है, मान लीजिए अगर 4 रुपये हमको बनाने हैं तो उसमें कैसे केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस जैसा था कि एक एक के 4 कॉइन ले लिए, एक एक के 4 सिक्के ले लिए तो 4 रुपये बन गए, 2 2 के 2 ले लिए तब भी 4 रुपये बन गए, एक एक के 2 सिक्के लिए और 2 का 1 सिक्का लिया तब भी 4 रुपये बन रहे, और 1 का 1 सिक्का लिया, 3 का 1 सिक्का लिया तब भी 4 रुपये बन रहे हैं। तो N4 वैल्यू हम क्रिएट करने के लिए हम ये रिकर्सिव अप्रोच लगा रहे हैं। ये रिकर्सिव अप्रोच को हम डीपी में कैसे कन्वर्ट करें देखते हैं। तो यार बेसिकली मैंने 2 मेथड्स लिख के रखी, दोनों सॉल्यूशन लिख के रखे। बेसिकली जो सिंपल सॉल्यूशन है वो आपको बता देता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लॉन्ग इंटीजर इसलिए लेंगे क्योंकि हमको फॉलोइंग जितने भी केसेस है वो रन कराने हैं। तो बेसिकली जितने भी बाइट्स के केसेस है वो रन कर जाए। उसके बाद इंट काउंट, तो इंट एस एरे ले लिया हमने, एस जिसमें जो साइज होगा उसका m होगा, तो वो भी एक इंटीजर होगा। इंट एन जो हमारा सम होगा कि भैया हमको इतने का कॉइन मिला के इतना सम करके इतना आना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग डीपी n+1 = 1, यानी क्या कर रहे हैं हम, एक डीपी क्रिएट कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, यानी उसके सारे एलिमेंट्स को 1 कर रहे हैं। 2 फॉर लूप लगा रहे हैं हम। बेसिकली अगर यहाँ पे दिया है कि आप m×n तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी हम m×n को ही ले रहे हैं, इसलिए हमने पहला फॉर लूप लगाया जो i = 1 से स्टार्ट है, m तक जाएगा, आइटरेट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। उसी के अंदर हमने सेकंड फॉर लूप लगाया जो कि j = si-1, j = si-1। लेट्स टेक i को 1 ले लेते, तो i-1 इज 1 - 1 इज 0। सो s का 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, यानी s वाले एरे पे जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो जो होगी वो वहाँ से स्टार्ट करके n तक, क्योंकि हमारा जो s है वो n वैल्यू तक जाएगा। ऑब्वियसली हमें सम जितना ही बनाना है, तो m यानी उस एरे में से हम उतने ही वैल्यू या उतने ही नंबर्स लेंगे जिनका सम n के बराबर या उससे छोटा होता है। तो वो चीज़ हम s में मूव कर रहे हैं, यानी एरेस के एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने 2 फॉर लूप लगाए, पहला 1 से m तक जो आइटरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरा s इंडेक्स में i-1, दैट मीन्स इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ाते आएंगे i आइटरेट करता जाएगा और वो n तक जाएगा j++। अब मेमोराइजेशन की जो स्टेप है, जो रिकर्सिव स्टेप है, वो क्या कर रहे हैं हम, dp j प्लस = dp j - s ith-1। अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली इसको समझाने के लिए मैं एक सूडो कोड बता देता हूँ आपको, एक कमेंट डाल के कि अगर हमारे पास dp(j), तो dp(j) कितना होगा, तो dp(j) लेट्स टेक हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में i-1, अगर i 1 होगा तो 1 - 1 इज 0, तो dp(j) कितना होगा, dp(0) में हम क्या ऐड कर रहे हैं, तो dp(0) में हम ऐड कर रहे हैं dp ऑफ, पहले तो 0 ऐड करेंगे क्योंकि +0 का मतलब होता है कि उसी में वो चीज प्लस dp ऑफ j - s i-1। तो j क्या होगा, j वो इंडेक्स होगा जो ith इंडेक्स के -1 होगा। तो हमारा j इंडेक्स स्टार्टिंग कर रहा है s ऑफ 0 से 1, मीन्स जो हमारा s एरे में जो फर्स्ट नंबर होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो s एरे में जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, तो 1, तो हमारी j की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमने जो 0th इंडेक्स पे जो पहले इनपुट के हिसाब से देखे तो वो 1 है, माइनस s i-i। अब i भी हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हम पहला केस देख रहे हैं, तो i-1 इज ऑल्सो 1, तो s ऑफ 0 इज 1, तो dp ऑफ 1 - 1 इज 0। तो यहाँ पे dp ऑफ 0 में dp ऑफ 0 ऐड हो रहा है। सिमिलरली ऐसे करते करते जैसे i को हम आइटरेट करते आएंगे, i को बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे ही 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे i 1 - 1 की जगह हो जाएगा 2 - 1, और 2 - 1 कितना होगा 1। तो यहाँ पे s ऑफ एरे 1, यहाँ पे तो सिंगल 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी दोनों का 2 - 1, तो यहाँ पे 2 - यानी s वाले एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
और 1 minus 1 is 2 and again 1 minus 1 that is also 2. तो यहाँ पे 2 minus 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 minus 1 that is 1. तो dp of 0 में पहले dp of 0 ऐड था, अब dp of 1 ऐड हो जाएगा. तो सिमिलरली जो रिकर्सिव स्टेप्स बनेगी, मतलब वो एक ट्री के फॉर्म में रिकर्सिव शेप बनेगा, और वो ट्री के फॉर्म में जो रिकर्सिव शेप बनेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि जब dp of 1 है तो dp of 1 टूटेगा dp of 0 एंड dp of 1 में, तो वो ऐड होकर dp of 1 बना देगा. अगेन dp of 2 है तो dp of 2 के इसमें टूटेगा dp of 1 एंड dp of 1, तो dp of 1 प्लस dp of 1 इज dp of 2. तो इस टाइप से जब रिकर्सिव होते होते मेमोराइजेशन होते होते आएगा और वो चीज़ स्टोर होते आएगी dp of j में, और हम एट द लास्ट जैसे ही वो n तक रन कर रहा है, क्योंकि j लूप n तक रन कर रहा है, तो हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे dp of n. ये शॉर्टेस्ट मेथड थी. इसको अगर एक टैब्यूलेशन मेथड से देखें या फिर लॉन्ग मेथड से देखें तो हम दूसरे मेथड पे चलते हैं. यहाँ पे हमने लॉन्ग इनिशियलाइज कर दिया है डीपी के एरे को, वहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इनिशियलाइज करा है जो 1000 मतलब उतने बाइट्स हमने ले लिए हैं, इनिशियलाइज कर दिया उसको. उसके बाद सॉल्व फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक एरे लिया है, एरे का साइज m लिया है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ. तो यहाँ पे एरे लिया है s, उसके बाद m लिया है, उसका साइज n लिया है, जो हमको वैल्यू क्रिएट करनी है. अब इफ m अगर m -1 है एंड n इज ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न 0. ये बेसिक स्टेप है, बेस स्टेप है ये कि अगर m -1 है, m -1 मतलब एरे का कोई साइज ही नहीं, एरे में कोई एलिमेंट नहीं है और n 0 से बड़ा है, और तो ऑब्वियसली अगर एरे में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो हम ऐड अप करके बनाएंगे क्या, तो वो रिटर्न 0 दे देगा, ऑब्वियसली फंक्शन रन नहीं करेगा, मतलब फॉल्स कंडीशन है. इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 है और एरे में कुछ एलिमेंट है तो रिटर्न 1 दे देगा, ऑब्वियसली 0 ऐड करने के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. ये दो बेस केस है. तीसरा बेस केस है अगर n 0 से छोटा हो तब भी रिटर्न 0 कर देंगे. भैया अगर हमारे पास एरे में एलिमेंट्स है तो हम ऐड करके किसी भी कोई भी नंबर का कॉइन 0 से छोटा नहीं होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में नहीं आएगा. फोर्थ स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ dp of m n नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न dp of mn. मीन्स अगर हमने उसको -1 से इनिशियलाइज कराया और वो -1 नहीं है तो वो जो dp of m और n में जो वैल्यू है वो हमको वापस रिटर्न करेगा. यानी हमारे पास अगर हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने -1 से क्रिएट कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, और उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चेंज करते जा रहे हैं. अब वो चेंज होके -1 तो नहीं होगा, अब चेंज कर दिया हमने, नई वैल्यू डाल दी, तो जो नई वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी हमारे पास, दैट इज dp of mn. नाउ रिटर्न dp of mn. अब dp of mn को सॉल्व कैसे करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखिए. dp of mn में हम क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन रन कराएंगे. सॉल्व फंक्शन में हम एक बार n में से s of m माइनस कराएंगे, यानी उस एरे का mth इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो चीज़ n में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जो जैसे सपोज 4 है तो 4 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो 3 कौन से इंडेक्स पे है, 3 सेकंड इंडेक्स पे है. एरो इनिशियलाइज इंडेक्सिंग 0 से हो रहा है, तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1. तो ये प्लस सॉल्व एस m -1, m क्या है 3, 3 - 1 is 2, n. तो यहाँ हमारे पास दो सॉल्व फंक्शंस आपस में रन करेंगे, वो फिर से रन करेंगे, मतलब रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं हम. तो ये रिकर्सिवली अप्रोच है किसी भी डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और ये रिकर्सिव स्टेप की ये स्टेप होती है मेमोराइजेशन स्टेप्स. ये वाली इसके अपर वाली जो स्टेप है ये है मेमोराइजेशन स्टेप, क्योंकि यहीं पर जो रिकर्सिव स्टेप होगी वो कैलकुलेट होगी. रिकर्सिव स्टेप मीन्स जो एक के बाद जो फैक्टोरियल का स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिया था वो. अब यहाँ पे हमने सेकंड काउंट फंक्शन बनाया है. काउंट फंक्शन किसके लिए, काउंट फंक्शन में हमने जो एरे क्रिएट किया है वापस से उसमें एरे आर्ग्यूमेंट्स डाले, एरे उसका साइज फिर n, उसके बाद dp m(n+1). अब यहाँ पे m(n+1) से क्या मतलब है कि m जो है हमारा रो कॉलम मैट्रिक्स समझ सकते हैं इसको. m जो है हमारी वैल्यूज है कि उस एरे में कितनी वैल्यू है n+1. हमारे पास जो वैल्यू n+1 उसको इनिशियलाइज कर दिया, आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे तो स्टार्टिंग में -1 रहेगा, इसलिए हमने +1 उसमें किया है. उसके बाद दो फॉर लूप रन कराए, दो फॉर लूप रन करा के सबको इनिशियलाइज कर दिया है हमने -1 से, यानी उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिए. और रिटर्न सॉल्व फंक्शन को कर दिया, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया है m-1 इसलिए कॉल किया है क्योंकि हमने 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं. 0 बेस इंडेक्सिंग यानी अगर हमारे पास एरे में 3 एलिमेंट बोले हैं तो हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 से, दैट मीन्स m-1 इज रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स. तो ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 0th इंडेक्स पे 1 है,
फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, तो हमारे पास जो 3 नंबर है उनका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2, इसलिए हमने m-1 को रिकर्सिवली कॉल किया है कॉमा n आर्गुमेंट को एज इट इज़, जो वैल्यू थी हमारी उसको सम एडअप करने के लिए। उसके बाद फिर हमने काउंट फंक्शन जो अगेन क्रिएट किया है उसमें n+1, अब यहाँ n+1 का मैं बता चुका हूँ क्योंकि n+1 इसलिए क्योंकि हमने -1 से उसको इनिशियलाइज़ किया, इसलिए +1 को हमने वापस से 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद 2 फॉर लूप कॉल किए और उसमें ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये चीज़ उस कोड में नहीं है। तो रिकर्सिव अप्रोच हमारी यहीं तक थी कि हमने एक सॉल्व फंक्शन बनाया, उसमें हमने बेस कंडीशंस, ये बेस केसेस लिख दी, क्या m-1 नहीं होना चाहिए, n 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा n 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, n छोटा है 0 से तो रिटर्न 0 कर दो। उसके बाद मेमोराइजेशन की ये वाली स्टेप है, मेमोराइजेशन की स्टेप जहाँ पे अगर -1 नहीं है तो जो वैल्यू है उस मैट्रिक्स पे या उस डीपी की तो वो रिटर्न कर दे, और उसमें क्या रिटर्न करें तो डीपी ऑफ n में हम रिटर्न करेंगे एक तो n माइनस उस एरे का इंडेक्स प्लस s m-1, m-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 बेस इंडेक्सिंग जो कि -1 से रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद काउंट फंक्शन हमने बनाया, तब ये काउंट फंक्शन इनिशियलाइज -1 से करेगा, उसके बाद रिकर्सिवली कॉल करके हमारे पास काउंट करके हमको रिटर्न कर देगा सॉल्व। दैट मीन्स हमारे पास इनडायरेक्टली यही फंक्शन कॉल होगा और यही फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारा डीपी, जो कि हमें रिटर्न कर देगा ये सारे केसेस, फॉलोइंग केसेस, और काउंट उन्हीं केसेस को काउंट करके हमारे पास आउटपुट दे देगा 4। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, दिस इज द रिकर्सिव अप्रोच एंड डीपी अप्रोच ऑफ दिस कॉइन चेंज प्रॉब्लम। बेसिकली ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको 2 तरीके से समझाया है ध्यान से। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इसको रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन, और मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहूँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।